हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है। और आज हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कंपनी ट्रेड करना चाहती है तो उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। अगर स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करना है तो उसके लिए सेबी के थ्रू जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सेबी में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उस ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ब्रोकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और एक कंपनी भी। एक एग्रीमेंट साइन होता है ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट जो है वो उस एग्रीमेंट को साइन करता है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, विच इंक्लूड्स पैन नंबर, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन या तो आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बेसिकली सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है अपने पास। तो एक तरह से एक बैंक का ही काम करता है, बस ये अपने पास सिक्योरिटीज़ रखता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। और ये सब वर्क इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इंडिया में बेसिकली 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, फर्स्ट इज़ NSDL और CDSL। तो डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल देनी होती है यहाँ, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड। अगर सेम स्टॉक एक्सचेंज में किसी और ब्रोकर के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो मेंशन करना होता है। क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इन सब इंफॉर्मेशंस के साथ ब्रोकर अब एक इन्वेस्टर के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा। सेकेंड स्टेप इज़ द ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी तो आपको समझ आ गया क्या होता है। अब समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या है। कई साल पहले की अगर बात करें हम, तो सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली डील नहीं किया जाता था, ये एक बिडिंग सिस्टम से डील किया जाता था, यानी कि ऑक्शन करवाया जाता था। बट अब चेंज हो चुके हैं, अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो चुके हैं। तो डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइजेशन भी कह सकते हो। सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना ही, जो ये प्रोसेस है पूरा, यही होता है डीमैटेरियलाइजेशन। अब कौन पर्सन होंगे जो डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन करेंगे? वो पर्सन्स होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। सभी को परमिशन नहीं दी जाती है कि वो हर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, इन्हें परमिशन दी हुई है। ये पर्सन्स ही, ये ऑर्गेनाइजेशंस ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। लुक एट द टूल किट 15, Demat account. It refers to that account which is opened by the investor with the depository through a depository participant to facilitate trading in shares electronically. ओके, तो यहाँ इस एक डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि इसमें एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। जो अकाउंट है वो डिपॉजिटरी के पास ओपन किया जाएगा और ओपन कौन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ओपन करेगा और इससे शेयर्स को ट्रांजैक्ट करने में फैसिलिटी मिलेगी। आपको बताया था ना कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, तो ये 2 डिपॉजिटरी है NSDL, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेकंड है CDSL, दैट इज़ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। डिपॉजिटरी इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है बट विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कुछ नहीं, एक डिपॉजिटरी का एजेंट है। सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके जो मैंने आपको बताया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर्स, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। And what is depository service? For that, look at the toolkit 16. It refers to that service through which the transfer of ownership in shares take place only by means of book entry without the physical delivery of shares. इलेक्ट्रॉनिक सब ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की मेन एक्टिविटीज़ हैं ओपनिंग द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर, मेंटेनिंग द बैलेंसेज ऑफ द शेयर अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, कितने शेयर बैलेंस है ये बैलेंस मेंटेन करना।
सेंडिंग द अकाउंट स्टेटमेंट्स टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक तरह से डिपॉजिटरी भी बैंक का ही काम कर रहे हैं, बस ये इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं इन्वेस्टर्स के अपने पास। नाउ इट्स टाइम फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, अब इन्वेस्टर ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा जिससे सिक्योरिटीज़ को अब बेचा या ख़रीदा जा सके। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट इज़ नेसेसरी टू डील विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर हु इज़ रजिस्टर्ड। तो जब इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी सिक्योरिटीज़ की में डील करना है, किस प्राइस में डील करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है। नाउ स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। ब्रोकर अब काम शुरू करता है, वो ऑनलाइन मैच करता है, मेन स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट करता है और बेस्ट प्राइस जो भी शेयर्स के लिए अवेलेबल होता है वो इन्फॉर्म करता है। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप इज़ कम्युनिकेटिंग मेंशन प्राइस टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। और जब उस प्राइस पर, जो मेंशन प्राइस है, उस पर शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब वो ब्रोकर टर्मिनल पर बता दिया जाता है और फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और फिर जब ये एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, उसके बाद ब्रोकर ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इन्वेस्टर को दे देगा। वो प्रूफ होगा कि ये ऑर्डर प्लेस हो गया। नेक्स्ट इज़ इशूइंग कॉन्टैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके 24 आवर्स के अंदर ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा जिसमें डिटेल होगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट और सोल्ड, प्राइस किस प्राइस पर हुआ, टाइम और डेट क्या था डीलिंग का, और ब्रोकेज के चार्जेस यानी वो कितना कमीशन चार्ज करेगा, वो सब मेंशन होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एंड फॉर दैट स्टॉक एक्सचेंज हर एक ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन करती है विच इज़ प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यानी फ्यूचर में अगर देखना हो इस ट्रांजेक्शन को तो उसके लिए वो कोड नंबर असाइन किया जाता है और हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग ही यूनिक नंबर होगा। सेवन्थ स्टेप इज़ पे इन डे वर्किंग। अब जैसे ही इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नंबर रिसीव होगा तो इन्वेस्टर्स या तो कैश पे करेगा अगर शेयर्स खरीदे हैं तो, और अगर शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स को डिलीवर करेगा। ये काम करना है ब्रोकर की पेमेंट से पहले, क्योंकि अभी ब्रोकर को भी आगे वर्क करना है ना। फिर आएगा 8th पॉइंट, दैट इज़ सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। एज़ पर सेबी गाइडलाइंस और यू कैन से कि स्टॉक एक्सचेंज में जिस डेट को डील हुई है उसके 2 डेज़ के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। अब एक काम तो हो गया, या तो कैश पे कर दिया या सिक्योरिटीज़ को डिलीवर कर दिया। यहाँ T2 को एक्सप्लेन किया हुआ है, T+2 डेज़ का मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन मंडे को हुई है तो 2 दिन के अंदर यानी कि वेंसडे तक वो सेटल हो जाना चाहिए, पूरी साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिस इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। नाइन्थ स्टेप इज़ पे आउट डे वर्किंग। पे आउट डे पे क्या होगा, या तो एक्सचेंज जो है शेयर्स या जो भी सिक्योरिटी थी वो डिलीवर कर दी जाएगी जिसे भी डिलीवर करनी थी, या फिर पेमेंट कर दी जाएगी ब्रोकर को, इसे कहते हैं पे आउट डे। और फिर ब्रोकर को 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्वेस्टर को वो पेमेंट दे देनी है, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है पेमेंट, ब्रोकर तो ऑलरेडी ले चुका है, अब इन्वेस्टर को देनी बाकी है। और 10th पॉइंट है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। उसके बाद अगर शेयर्स खरीदे होते हैं ना तो डायरेक्टली इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में ब्रोकर ट्रांसफ़र कर देता है उन शेयर्स को। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि स्टॉक एक्सचेंज में सभी ट्रांजेक्शन 9:15 AM to 3:30 PM के बीच ही की जा सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यू हैव टू लर्न इट एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In case of any doubt, you can contact me. Thank you.